हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट कर ली थी। अब प्रश्नावली 4.2 की बारी है। तो यहाँ पे प्रश्नावली 4.2 के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे सामने पहला प्रश्न क्या निकल के आ रहा है कि गुणनखंड विधि से कुछ द्विघात समीकरण दिए गए हैं, उन्हें हल करना। हल करके हम क्या ज्ञात करते हैं? हल करके ज्ञात करेंगे इनके मूल। ठीक है, या हम उसी को क्या कह देते हैं? शून्य कह देते हैं। तो अगर मैं बात करूं गुणनखंड विधि की, अगर मैं आपसे बात करूं गुणनखंड विधि की, तो प्रत्येक बच्चा जानता है कि हमारा जो द्विघात समीकरण है इस प्रकार के रूप का दिखाई देता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। करेक्ट, इस रूप का हमें दिखाई देता है हमारा द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर अगर मुझे गुणनखंड करना हो तो मैं क्या करूँगा? मध्य पद का गुणनखंड करता हूँ। अब यहाँ पे मध्य पद में जो हमारे पास गुणांक b है, x का गुणांक b, इसे हम अगर दो भागों में बांटे तो मैं बांट रहा हूँ मान लो p और q में। तब p और q की स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए कि उन्हें जोड़ने पर हमें b वापस से प्राप्त होना चाहिए। एक स्थिति ये फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी स्थिति क्या बताया था मैंने कि अगर मैं x वर्ग के गुणांक a का गुणा अचर पद c से करूं, a गुणा अगर मैं c करूं तो बराबर आना चाहिए p गुणा q के। तो भाई गुणनखंड विधि द्वारा अगर मैं मूल निकालता हूं तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे b के गुणनखंड p और q में कर रहा हूं तो b बराबर p धन q और a गुणा c बराबर पी क्यू आना चाहिए। ये मैंने आपको पहले की क्लासेस में बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखते हैं और डायरेक्ट समझते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0 दिया हुआ है। चलो भाई पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। अब यहाँ पे बच्चे हम देख सकते हैं कि x का गुणांक हमें क्या दिखाई दे रहा है? ऋण 3 दिखाई दे रहा है। मतलब b की जगह में कौन दिखाई दिया? ऋण 3 दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? हम यहाँ देख सकते हैं a बराबर है हमारे पास x वर्ग का गुणांक 1, b बराबर हमारे पास है ऋण 3 और c बराबर हमारे पास है ऋण 10। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो b बराबर हमारे पास क्या है? ऋण 3 है। तो हमें b को इसके गुणनखंडों में तोड़ना है। वापस हमें क्या मिलना चाहिए? जोड़ के ऋण 3 मिलना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं x वर्ग के गुणांक 1 से अचर पद ऋण 10 का गुणा करूं तो वह इसके गुणनखंडों के गुणन के बराबर होना चाहिए। तो चलो भाई ट्राई कर लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ पे ऋण 10 है। तो रफ कार्य क्या करोगे आप लोग? रफ कार्य आप लोग करोगे, सबसे पहले 1 गुणा ऋण 10 करोगे, बराबर कितना आया? ऋण 10 आया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ऋण 3 हमारे पास है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 दूनी 10 होता है क्या? होता है क्या 5 दूनी 10? बिल्कुल। अगर मैं ऋण 5 धन 2 करूँ तो मुझे वापस ऋण 3 मिलेगा क्या? मतलब यहाँ पे ऋण 3 मेरे पास है, उसको मैं किस प्रकार से तोड़ा? ऋण 5 और धन 2 में, है ना? तो यहाँ से वापस क्या मिल जाएगा? मुझे 3 मिल जाएगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं मान लूँ कि p की जगह में ऋण 5 है तो ऋण 5 किया गुणा q की जगह में 2 कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा ऋण 10। क्लियर है क्या? तो ऋण 5 गुणा 2 किया तो कितना आ गया? ऋण 10 आ गया। मतलब यहाँ देख सकते हो कि भाई ये हमारे पास क्या था? a गुणा c था, बराबर ऋण 10 आ गया। यहाँ पे p गुणा q था, बराबर ऋण 10 आ गया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं ac बराबर क्या आ गया? पी क्यू। मतलब हम जो गुणनखंड कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो x का वर्ग ऋण 5x धन 2x ऋण 10 बराबर 0 और ऋण 5x धन 2x करोगे तो वापस से आपको ऋण 3x तो मिल ही जाएगा। यहाँ से देखो पहले दो पदों को देखो, x को बाहर निकाल सकते हैं, क्या बचेगा? x ऋण 5। अंत के दो पदों में से 2 बाहर निकाल सकते हैं, क्या बचेगा? x ऋण 5 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से दोनों पदों में से x ऋण 5 को हम क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारे पास x धन 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा x बराबर हमारे 5 या x का मान ऋण 2 मिलेगा। तो
x के जो हमें मान प्राप्त हो रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे शून्यक या फिर हमारे मूल कहलाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें x के 2 मान मिले हैं, मतलब हमारे द्विघात समीकरण का कितने मूल हैं हमारे पास, 2 मूल हैं, जैसे कि हम सभी को पहले से पता है। ठीक है, तो ये आपका देखो पहला क्वेश्चन इस तरह से हमने हल कर लिया। अगर आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो यह भी ज़्यादा कठिन नहीं है, यह भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे बना के देखेंगे। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोग बना के देखना। चलो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, जब भी वर्गमूल आ जाता है या इस प्रकार का कोई कठिन संख्या देखने को मिलता है तो आप लोग होता है कन्फ्यूज़, और कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी कर देते हो गलती। तो चलो इसको समझते हैं कि इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करें। तो यहाँ पे तीसरे नंबर का प्रश्न है वर्गमूल 2 x का वर्ग धन 7x धन 5 वर्गमूल 2। क्या लिखेंगे, वर्गमूल 2 x का वर्ग धन 7x और धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। करेक्ट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वर्गमूल 2 है, ये 5 वर्गमूल 2 है। अगर हम इनका आपस में गुणा करें तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्गमूल 2 गुणा 5 वर्गमूल 2। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा 5 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग 2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो a गुणा c किए थे क्या, तो a गुणा c का मान कितना मिला, 10 हमें प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे देखो x का गुणांक 7 है, मतलब b बराबर क्या है हमारे पास 7 है, b बराबर है 7। b को किस प्रकार से तोड़ें कि गुणा करने पे हमें 10 प्राप्त हो। तो भाई ये तो सभी जानते हैं 5 दूनी 10 होता है, और 5 धन 2 7 भी हो जाएगा। तो 5 गुणा 2 कर दिया, क्या माना, p गुणा q मान लिया। करेक्ट, बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AC बराबर क्या आ गया, PQ हमारे पास आ गया। ठीक है, तो AC बराबर PQ आया, मतलब भाई बहुत सही हमने क्या किया, कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे जो हमने P और Q का मान लिया है जो कि 5 है और क्या है 2 है, वो बिल्कुल करेक्ट लिया है। ये देखो, ठीक है। अब प्रथम 2 पदों में से x को बाहर निकाल सकते हैं, तो आएगा वर्गमूल 2x धन 5। फिर यहां से ध्यान से देखो, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे धन 5 का वर्गमूल 2 है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसे वर्गमूल 2 का वर्ग गुणा x। साथ ही साथ आगे आप लिख सकते हो 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ तो x तो पहले से बाहर निकाल चुके हैं, अब यहाँ वर्गमूल 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो आ जाएगा वर्गमूल 2x धन 5 बराबर 0। अब यहाँ से देखो वर्गमूल 2x धन 5 और उसके बाद x धन वर्गमूल 2 बराबर 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम x धन वर्गमूल 2 को अगर पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा वर्गमूल 2x धन 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर ऋण 5 बटे में वर्गमूल 2। दूसरा स्थिति ये है कि हम इसको अगर पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा x धन वर्गमूल 2 बराबर 0। तो x बराबर ऋण वर्गमूल 2। तो देखो यहाँ x का मान ऋण 5 बटे वर्गमूल 2 आया और x का मान ऋण वर्गमूल 2 आया, मतलब हमें 2 मूल प्राप्त हुए, मूल प्राप्त हुए। करेक्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं भाई कि आपको अगर लगे कि कोई संख्या जटिल है, कुछ भी है, सब भूल जाओ। क्या करना है आपको आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको हल कैसे करना है ना। तो आपको बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट अगर पता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी वर्गमूल दे दे, आप सवाल हल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। चौथे क्वेश्चन के लिए हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे 8 का अगर आप गुणा कर दोगे तो आपको हल करने में आसानी होगा।
आप ऐसे भी हल कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, पांचवें वाले को देख के बता देता हूँ कि यहाँ पे भाई 100 आपको दिखाई दे रहा होगा, लग रहा होगा बड़ी सी संख्या आ गई है। घबराने वाली बात नहीं है, बड़ी संख्या है लेकिन बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे भाई ये पहले नंबर का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें, सेकंड नंबर, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, बोला 182 हो। ठीक है, योग 27 और गुणनफल 82। अब हमें पता है क्या कि दोनों संख्याएं कौन सी है, हमें नहीं पता है, हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना दी गई दो संख्याएं x व y है। ठीक है, माना दी गई दो संख्याएं क्या है, x और y है। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, इनका योग 27 हो। प्रश्नानुसार क्या बोला है, योग 27। ठीक है भाई, योग 27 है। गुणनफल कितना दिया, देखो x गुणा y बराबर कितना दिया गया है, 182 दिया गया है। हो गया 182। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं समीकरण पहला हमारा, इसको हम कह सकते हैं हमारा समीकरण दूसरा। ठीक है, इसमें आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम किसी एक चर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं दो चर आ गए हैं। तो किसी एक चर के रूप में लाने के लिए क्या कर सकते हो, y को x के पदों में लिख दो, तो y बराबर 27 ऋण x हो गया, है ना, y बराबर 27 ऋण x। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y का मान यहाँ हम लिख सकते हैं y बराबर 27 ऋण x समीकरण 2 में रखने पर। करेक्ट, तो यहां से हम देख सकते हैं x गुणा 27 ऋण x बराबर 182। करेक्ट, अब यहां से अंदर अगर आप गुणा करोगे तो 27x ऋण x का वर्ग बराबर 182। इसका मतलब पूरे को अगर मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो यहाँ से आ जाएगा 0 बराबर x का वर्ग ऋण 27x, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा धन 182। अब देखो यहाँ से मैं इस समीकरण को क्या लिख सकता हूँ, x का वर्ग ऋण 27x धन 182 बराबर 0। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं कौन सा विधि लगाऊं, आपको जो भी विधि सही लगे लगाओ, यहाँ पे कोई भी पाबंदी नहीं है। आप चाहे तो गुणनखंड विधि लगा लो, आप चाहे तो पूर्ण वर्ग विधि लगा लो, द्विघात समीकरण के लिए जो द्विघात सूत्र होता है या श्रीधराचार्य सूत्र होता है, आप कोई भी सूत्र लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बात आती है इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ से देखो ऋण 27x दिया है, अगर आप गुणनखंड विधि लगाओगे तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक की जगह में एक है, तो 1 गुणा 182 हम देखेंगे कितना आएगा, 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 182 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है ऋण 27x। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास a गुणा c का मान किस में आया, धनात्मक मान आया है ना, धनात्मक मान आया है। इसका मतलब क्या है कि ऋण 27 को इस प्रकार से तोड़ना है कि दोनों जो पद हो वो ऋणात्मक ही हो, ताकि ऋण ऋण गुणा होके क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से ऋण 27 मेरे पास किसका मान है, मेरे b का मान है ना। किस प्रकार से तोड़े इसको, तो हमें इस प्रकार से तोड़ना होगा कि अंतिम जो पद है हम देख सकते हैं क्या है, 2 है। अंतिम पद हम 2 लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 27 कैसे आ सकता है, 13 दूनी 26 होता है, तो 13 14 को जोड़ो तो 27 आएगा, ऋण 13 हो जाएगा, ऋण 14 हो जाएगा। करेक्ट, दोनों को जोड़ोगे तो 27 आएगा। गुणा करके देख लेते हैं, चलो गुणा करो। 4 × 12 की 2 हासिल में 1, 4 एकम 4 1 5,
और यहाँ से आ गया 13, ये आ गया 2, ये आ गया 8 और 1, 182। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप ले सकते हैं ऋण 14 ऋण 13। इस प्रकार से अगर आप तोड़ोगे तो यहाँ से आपको 27 वापस मिलेगा। साथ ही साथ अगर इसको P और Q के रूप में देखना चाहोगे तो ऋण 14 गुणा ऋण 13, हमने यहाँ पे हल करके क्या दिखाया आपको 182। अगर हल करने के बाद 182 है, इसका मतलब क्या है भाई कि हमारा जो AC है वह बराबर हो जाएगा किसके, PQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी को भी डाउट आता है तो कमेंट करो, तुरंत पूछो, आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि आपके सभी डाउट क्लियर रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं AC बराबर PQ, इसका मतलब बिल्कुल सही लिया तो आ जाएगा x का वर्ग ऋण 14x ऋण 13x धन 182 बराबर 0। प्रथम दो पदों में से x को बाहर निकालेंगे तो x ऋण 14, अंतिम दो पदों से ऋण 13 को बाहर निकालेंगे तो x ऋण 14 बराबर 0। x ऋण 14 को दोनों पदों से बाहर निकाल देंगे तो x ऋण 13 बचेगा बराबर 0। x का मान आ जाएगा 14 व x का मान आ जाएगा 13। तो x के जो दो मान मिल गए हमें, ये हमारे क्या है, मूल है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे कि प्रश्न में पूछा था दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, तो कौन कौन सी दो संख्याएं थी, 14 और 13। अतः दो संख्याएं 14 व 13 थी। करेक्ट, यही हमें प्राप्त करना था। अब इस प्रकार के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, ये थोड़े अच्छे खासे नंबर दे के जाते हैं और ज़्यादा कुछ इनमें रहता नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है और आराम से आपको मिनिमम 4 नंबर दे के जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके जो ये इस प्रकार के जो बेसिक कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन है, मूल निकालने वाले क्वेश्चन है, वो तो अंदर में उसके आ ही जाते हैं। साथ ही साथ आपको अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रैक्टिस भी हो जाता है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। इसी प्रकार का सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत बोला है, मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या, दो लगातार संख्याएं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कहूं, माना दो क्रमागत संख्याएं, माना दो क्रमागत संख्याएं x व x धन 1 है। क्योंकि भाई दो क्रमागत संख्याएं या दो लगातार संख्याएं एक के बाद एक आएगा, पहले x आ गया तो फिर x धन 1 आ जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ से ये लगातार संख्या x व x धन 1 हो जाएगा। अब क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या बोला, जिनके वर्गों का योग, इसका मतलब x का वर्ग और x धन 1 का वर्ग, वर्गों का योग कितना हो जाए, 365 हो जाए। तो देखो भाई, ये वर्ड प्रॉब्लम को मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। दो क्रमागत संख्या x और x+1 लिया, उनके वर्ग किए, उनका योग कर दिया, जोड़ दिया, बराबर कितना आ गया, 365 आ गया है। तो यहाँ से हम देखो समझ सकते हैं कि हमको अंततः एक द्विघात समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करना चाहो तो आगे सॉल्व इस प्रकार से कर सकते हो कि x का वर्ग, ये हो जाएगा आपका x का वर्ग धन 2x धन 1, x धन 1 का हमने प्रसार कर दिया, बराबर 365। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2x का वर्ग धन 2x, 365 को इधर पक्षांतर करोगे तो ऋण 364 बचेगा बराबर 0। तो ये है आपका द्विघात समीकरण। अब ये आपके लिए होमवर्क भी है, क्योंकि भाई आप इसको किसी भी एक विधि द्वारा हल करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x का मान निकालोगे, x का मान निकाल लोगे तो x और x+1 दोनों मिल गया, और अगर x और x+1 दोनों मिला, इसका मतलब लगातार संख्याएं जो है आपको मिल जाएंगी। इसमें एक और कैच है, यहाँ पे देख सकते हो सभी में 2 का गुणा है, सभी में 2 गुणनखंड के रूप में है, तो 2 से इसको भाग देके और सरल कर सकते हो और x का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका ये वाला जो पोर्शन है x का मान निकालने का, ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे इसको भी कर लेना। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो फिर से कहता हूँ भाई कमेंट करके जरूर से पूछो। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है
देखो समकोण त्रिभुज सभी बच्चे पहले की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। समकोण त्रिभुज इस प्रकार का त्रिभुज होता है जिसमें एक जो कोण है हमारा समकोण होता है, या उसी को कहते हैं 90 अंश का कोण होता है। ऊंचाई ज्ञात करनी है, सॉरी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहां से हम मान लेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक है, माना समकोण त्रिभुज का आधार, यहाँ पे हम सेंटीमीटर में मान दिया है तो हम मान लेंगे x सेंटीमीटर। तो x सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे इसी को x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम क्या करेंगे ऊंचाई में 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे। ओके, तो यहाँ से जो हमारे पास आधार है x माना, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो x ऋण 7 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे अतः ऊंचाई बराबर हो जाएगा x ऋण 7 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि भाई हमारे समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है उसका वर्ग समकोण त्रिभुज के लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण यहाँ दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा, लंब कितना है हमारे पास x ऋण 7 है इसका वर्ग, और आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो आधार x है तो x का वर्ग हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं 13 का वर्ग कितना होता है 169, x ऋण 7 का वर्ग करो तो आ जाएगा x का वर्ग ऋण 2 गुणित 7 14, 14x फिर धन 7 का वर्ग 49 धन x का वर्ग, ठीक है। क्या आ गया x का वर्ग ऋण 7 दूनी 14x धन 49 धन x का वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 169 बराबर x और x कितना हो गया 2x का वर्ग हो गया ऋण 14x और धन 49। अब इसको पक्षांतर कर सकते हैं 169 को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2x का वर्ग ऋण 14x धन 49 ऋण 169 बराबर 0। यहाँ से हम देख सकते हैं 2x का वर्ग ऋण 14x, ऋण चिन्ह के साथ 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2 और 1, 120 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 2 से पूरी तरह भाग दे दूं समीकरण को, क्या कह सकते हैं, समीकरण को 2 से भाग देने पर, समीकरण को 2 से भाग देने पर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास x का वर्ग ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। 2 से भाग दोगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 शून्यम 0। तो यहाँ से देख सकते हैं x का वर्ग ऋण 7x ऋण 60 बराबर कितना आ गया है 0 हमारे पास आ गया है। अंततः क्या मिला भाई, अंततः फिर से वही हमारे पास आ गया क्या, द्विघात समीकरण। तो गुणनखंड विधि से कर करके बोर हो गया है तो किसी और विधि को पकड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्रीधराचार्य विधि को पकड़ सकते हैं। देखो a बराबर यहाँ पे क्या है 1 है, b बराबर ऋण 7 है, c बराबर ऋण 60 है। ओके, अब यहाँ से हम जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल में b का वर्ग ऋण 4ac बटे में आता है 2a। कैसे आता है, द्विघात सूत्र से। कैसे आता है, द्विघात सूत्र से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर b के लिए ऋण 7
धन ऋण वर्गमूल में हमारे पास क्या आ जाएगा, b का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऋण 7 का वर्ग ऋण 4 गुणा a गुणा c। तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा, c हमारे पास ऋण 60 आ जाएगा। a हमारे पास 1 आ जाएगा, c हमारे पास आ जाएगा ऋण 60 बटे में क्या आ रहा है 2a। तो a की जगह 1। चलो भाई, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x बराबर, ये हो गया हमारे पास 7 धन ऋण वर्गमूल में ऋण 7 का वर्ग कितना 49, ऋण ऋण हमारे पास हो गया धन, 7 चौक 28 कितना हो गया 280। ठीक है, सॉरी 7 चौक 28 नहीं, 6 चौक 24, 6 चौक 24 हमारे पास कितना हो गया 240। अब यहाँ से देखो हमारे पास कितना है, बटे में 2 है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 7 धन ऋण वर्गमूल में, यहाँ 240 है और यहाँ पे 49 है, तो अंततः हमें कितना मिल रहा है, देखो 289 और बटे में कितना आ जाएगा 2 हमारे पास आ जाएगा। अब वर्गमूल 2 का मान कितना होता है 17 का वर्ग हो जाएगा 289। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमको मान मिलेगा 7 धन ऋण 17 बटे में 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं x का मान 7 धन 17 बटे में 2 धनात्मक चिन्ह लेने पर, और x का मान ऋणात्मक चिन्ह लेने पर 7 ऋण 17 बटे में 2 आ जाएगा। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, x बराबर 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा 24 बटे में 2, यहाँ से x का मान 12, तो x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो x बराबर ऋण 10 बटे में 2, मतलब आया कितना ऋण 5। तो क्या लंबाई ऋणात्मक संभव है? भाई आज तक लंबाई ऋणात्मक तो हमने देखा नहीं है कि नहीं? लंबाई जो है सदैव धनात्मक ही ले सकते हैं, इसलिए x का मान मतलब आधार का मान 12 सेंटीमीटर हो गया। और हमें पिछले प्रश्न में बोला था दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आधार 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऊंचाई 12 ऋण 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हमारे सामने हो चुका है। तो भाई अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है कि किस प्रकार से हम इन प्रकार के प्रॉब्लम्स में द्विघात समीकरण निकाल रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट करके पूछो कि आपको क्या दिक्कत है, यहाँ से हम उसका सॉल्यूशन बिल्कुल आपको देंगे। ठीक है, बात आती है इस लास्ट क्वेश्चन की। तो दिया गया लास्ट क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तन मतलब हमको मानना पड़ेगा। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। तो भाई जितने बर्तन की संख्या है उतने उसके दुगने से 3 अधिक लागत पड़ रही है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ो। मैं साइड हो जाता हूँ, सभी बच्चे इसको नोट कर लेना, और ये आपका एक और होमवर्क रहेगा। तो सभी बच्चे होमवर्क को सॉल्व करना, हमारे टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे इसे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बच्चा आप लोगों का होमवर्क हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछो, ये होमवर्क मैं आपको सॉल्व करके बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से ये जो आज का क्लास है यहाँ पे होता है समाप्त। प्रश्नावली 4.2 हमारा होता है समाप्त। मिलते हैं इसी प्रकार की मज़ेदार क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।